नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इससे पहले हम 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था उस पर चर्चा कर चुके हैं, मार्ले मिंटो सुधार पे। फिर हमने 1919 ईस्वी के अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार है उस पर भी हमने काफ़ी कुछ जाना है, विस्तृत चर्चा की है। तो चूंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा हुआ है कि ये ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों पे, 20 वर्षों पे जो है एक चार्टर एक्ट या एक अधिनियम भारत के लिए जो है जारी किया जाता था, उसे भारत में प्रभावी बनाया जाता था। उद्देश्य होता था कुछ ना कुछ मौलिक परिवर्तन करना, कुछ ना कुछ सुधार करना, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को लाया गया था दोस्तों, ठीक है। यह अधिनियम जो है दोस्तों, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया भारत के लिए सबसे लंबा दस्तावेज था दोस्तों, संवैधानिक दस्तावेज कह सकते हैं उसको, और यह बहुत ही विस्तृत था, ठीक है ना। लेकिन इसका आधार जो तैयार हुआ तो वो कहाँ से हुआ था? तो यह साइमन कमीशन, उसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन, और उसके उपरांत जो 1933 में व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जो जारी किया गया था, तो उसी का एक तरीके से कह सकते हैं कि यह परिणाम था। यह ब्रिटिश शासन के द्वारा गढ़ा गया एक ऐसी संवैधानिक कलाकृति थी दोस्तों जिसके द्वारा भारत की संघीय संरचना, स्वतंत्र न्यायपालिका और त्रिस्तरीय विधायी सूची की कल्पना की गई थी, उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद, चूंकि अंग्रेज तो थे चालाक ना, उन्होंने प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में नहीं किया था, ठीक है ना। इस प्रकार जो है यह स्पष्ट होता है कि एक ऐसे तैयार ढांचे की तरह था जिसे भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है भारतीयों ने अपने अनुरूप जो है दोस्तों ढाल लिया था, ठीक है ना। 1947 के बाद भारतीयों ने जब देश आज़ाद हो गया तो अपने अनुकूल ढाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान जो हैं वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो इसलिए हमने इसे एक संवैधानिक कलाकृति से इसकी तुलना की है दोस्तों। यह दस्तावेज जो था, यह अधिनियम जो था 1935 का अधिनियम, यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था बल्कि अंग्रेजों की चालाकी इसमें भी परिलक्षित हो रही थी दोस्तों। यह जो है, यह अधिनियम भारतीयों को सीमित सत्ता देकर असीमित समय तक भारत में ब्रिटिश राज को टिकाए रखने का एक सोची समझी रणनीति थी दोस्तों, ठीक है ना। कि एक झुनझुना दे दिया बजाने को, अब तुम बजाते रहो, अब हम मौज कर रहे हैं, हमको जो करना है हम करेंगे। तो उसी प्रकार जो है ये 1935 का अधिनियम उसी झुनझुने के समान था, ठीक है ना, जिसके अंदर एक सीमित मात्रा में सत्ता भारतीयों को दिया गया, लेकिन असीमित समय तक जो है ब्रिटिश राज को भारत में बनाए रखने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत इसे तैयार किया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था। कैसे? इसके प्रावधानों से अभी आप समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ ही भारतीय संविधान जो है वर्तमान में, ठीक है ना, उसके लिए यह एक ब्लूप्रिंट के समान भी था दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात करी ना कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है दोस्तों। इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियां जो थी, विशेष शक्तियां उनके हाथ में दे दी गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कुछ भारतीय हित में भारतीयों को करना भी था तो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ हो ना हो, यह अधिनियम जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षणशाला के रूप में जरूर काम किया था दोस्तों, ठीक है। एक प्रशिक्षणशाला के रूप में काम किया था। यह स्वयं में जो है एक पूर्ण और स्वतंत्र व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। मतलब भारतीयों को अपने काम करने को लेकर के इस अधिनियम के तहत भी बहुत अधिक स्वतंत्रता जो है प्राप्त नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार यह सीमित सत्ता दे करके असीमित समय तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने की एक साजिश थी। इसके प्रावधानों की अगर बात करें दोस्तों तो गृह सरकार जो लंदन में था उसमें परिवर्तन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था?
कि भारत परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? भारत परिषद की, इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो इस 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का, इंडिया काउंसिल का अंत कर दिया गया। इसके साथ ही भारत सचिव की सहायता के लिए एक छोटी सी सलाहकार समिति बनाई गई, ठीक है, जिनकी भूमिका जो है केवल और केवल परामर्श देने तक सीमित थी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे भारत परिषद में कौन बैठते थे? यही भारत सचिव यहाँ पे, यहाँ के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो भारत परिषद को खत्म कर दिया गया और भारत सचिव के लिए एक सलाहकार समिति बना करके दे दिया गया और उनको परामर्श देने के लिए बोला। उनको, उनकी अधिकारिता जो है वो परामर्श देने तक ही सीमित रखी गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो केंद्र में परिवर्तन किया गया शासन में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बार अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, ठीक है। मतलब ब्रिटिश प्रांतों और जो रियासतें थी भारत में, ठीक है ना, उन रियासतों को मिला करके एक संघ के निर्माण का जो है प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन रियासतों का शामिल होना कंपलसरी नहीं बनाया गया था, स्वैच्छिक प्रावधान रखे गए थे कि अगर कोई रियासत मिलना चाहे तो आकर के ब्रिटिश प्रांत जो है उससे मिल सकते हैं। और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य था, लेकिन रियासतों ने जो है अपनी रुचि नहीं दिखाई। तो इसलिए यह अखिल भारतीय संघ का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन यह अखिल भारतीय संघ जो है दोस्तों कभी अमल में आई नहीं, इसका कभी निर्माण हो नहीं सका, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं द्वैत शासन की। 1919 ईस्वी का अधिनियम में हमने क्या बात की थी कि प्रांतों के अंदर जो है द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। प्रांतों से जो है उठा करके उसको केंद्र में लाया गया और यहाँ पे जो है विषयों को विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में, ठीक है। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण मामलों को, विषयों को शामिल किया गया था, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित नीतियां, ये सब आरक्षित विषय में शामिल किए गए थे। और हस्तांतरित विषय में वैसे विषयों को, मुद्दों को शामिल किए गए थे जिन पर निर्वाचित मंत्रियों की जो है सलाह लेनी होती थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शक्तियों के विभाजन की। दोस्तों वर्तमान संविधान में भी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या है? 3 सूचियों का प्रावधान है ना, 3 सूची है। 7वीं अनुसूची के अंदर जो है, 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से प्रेरित है, ठीक है, 1935 ईस्वी के अधिनियम से प्रेरित है। और शक्तियों का विभाजन किया गया संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में। संघीय सूची के अंदर जो है 59 विषय शामिल किए गए, प्रांतीय सूची के अंदर 54 विषय शामिल किए गए और संवर्ती सूची के अंदर 36 विषय शामिल किए गए। ये एज इट इज परीक्षा में आपसे उठा करके जो है दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों सूची और उनमें विषयों की संख्या। अब बात कर लेते हैं अवशिष्ट शक्तियों की। तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो थी यह वायसराय के पास सुरक्षित रखी गई और इससे संबंधित किसी भी बात पे चर्चा के लिए, कानून बनाने के लिए, विचार करने के लिए ना तो केंद्र को कोई अधिकार था ना तो प्रांत को कोई अधिकार था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। केंद्र और प्रांत को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह वायसराय के पास जो है सुरक्षित रखा गया था दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, प्रांतीय सूची में 66 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय। यह संख्या हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग संघीय सूची में 100 विषय हैं, प्रांतीय सूची में लगभग 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं, ठीक है ना। ये वर्तमान है। मूल संविधान में संघीय सूची में कितने? 97, संघीय सूची में 97 और प्रांतीय सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47, ठीक है। यह प्रावधान था मूल संविधान में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जाता रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं द्विसदनीय संरचना की, है ना। अभी वर्तमान भारत में क्या है?
लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, लोकसभा है, राज्यसभा का अस्तित्व है, तो उसी प्रकार जो है द्विसदनीय संरचना जो है वो किया गया। पहला राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो यह अस्थाई सदन था, ठीक है। जैसे अभी राज्यसभा क्या है वर्तमान भारत में, अस्थाई सदन है। इसके अंदर दोस्तों 260 सीटों का प्रबंध किया गया, 260 सीटें इसमें निर्धारित की गई, जिनमें से 104 जो है रियासतों के लिए थी। कितनी रियासतों के लिए कितनी थी? 104 सीटें जो है वो रियासतों के लिए थी और 260 सीटें टोटल व्यवस्था की गई थी। यह सदन एक अस्थाई सदन था और इस सदन के 1/3 सदस्य जो थे हर तीसरे वर्ष जो है वह सेवानिवृत्त होते थे, ठीक है ना, हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते थे, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके साथ ही संघीय विधानसभा की बात करें, जिसे हम वर्तमान में लोकसभा के नाम से जानते हैं, तो इसका कार्यकाल कितना दिन का रखा गया? 5 वर्ष का रखा गया। वर्तमान में भी लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। और इसके अंदर 375 सीटों की व्यवस्था की गई, जिसमें से 125 सीटें जो हैं वो रियासतों के लिए रखे गए, ठीक है। पहली बार दोनों सदनों में किसी मुद्दे पे अगर मान लो कि कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। वर्तमान भारतीय संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर के अगर गतिरोध हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के, तो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो यह प्रावधान भी कहीं ना कहीं 1935 ईस्वी का अधिनियम से ही जो है निकल करके आया है। ये संयुक्त बैठक वाली बात, इसका प्रावधान पहली बार 1935 के एक्ट में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्रांतीय स्तर पर जो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांत में क्या किया गया? जो 1919 में द्वैध शासन लाया गया था, ये द्वैध शासन कब लाया गया था प्रांत में? 1919 के एक्ट के द्वारा। इसे क्या किया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, इसे हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लेकर के स्थापित किया, ठीक है ना, प्रांत से हटा करके केंद्र में, ठीक है। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके जो है स्वायत्त दर्जा प्रांतों को दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब जो है प्रांत क्या होते थे? केंद्र के अधीन नहीं होते थे, बल्कि अब प्रांत की जो सरकार थी वो अपनी शक्तियां सीधे ब्रिटिश क्राउन से प्राप्त करते थे दोस्तों। इसके साथ ही द्विसदनीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 11 में से 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था थी, ठीक है। वो प्रांत कौन कौन से थे? वो प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। वर्तमान में भी भारत के 6 राज्यों में दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है भारत के 6 राज्यों में। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटक है। तो इन 6 राज्यों में जो है क्या है? द्विसदनीय विधायिका है वर्तमान में भी, और 1935 में भी 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में जो है वो यहाँ से दिख रहा है कि जो है प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के तहत कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से जो है मुक्त करके अलग दर्जा दिया गया। तो उसी के तहत जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को दोस्तों सिंध और उड़ीसा को जो है अलग प्रांत के रूप में मान्यता दी गई। किसको? सिंध और ओडिशा को, ठीक है। उड़ीसा को पहले ओडिशा को उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा और बिहार, जब पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग किया गया था तो उड़ीसा और बिहार ये दोनों एक साथ प्रांत थे। लेकिन अभी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग करके पृथक राज्य बना दिया गया और बिहार तो अलग पृथक हो ही गया इससे, ठीक है। इसके साथ ही सिंध को भी अलग नए प्रांत के रूप में मान्यता दी गई। मान्यता देने से पहले सिंध जो था वो क्या था? वो बम्बई प्रेसिडेंसी में था दोस्तों, ठीक है। तो इससे जो अलग किया गया सिंध को, कहाँ से अलग किया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके जो है अलग प्रांत बनाया गया था। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं
ठीक है, ओडिशा और बिहार की बात हमने कर ही ली। इसके साथ जो है बर्मा और एडेन, इन दोनों को भी जो है 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। किसको? बर्मा और एडेन को कब? 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश भारत से जो है अलग कर दिया गया दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसा कि जानना चाहिए आपको कि ये बर्मा जो है यह कब से भारत के साथ जुड़ा हुआ था। बर्मा 1886 ईस्वी में पहली बार भारत का एक प्रांत बना था। 1886 में बर्मा भारत का पहली बार एक प्रांत बना था, लेकिन 1937 में अलग होने के बाद जो है इसे एक अलग ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। ठीक है ना, एक अलग ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी के रूप में बर्मा को रखा गया। ठीक है, और अंततः जो है 4 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है ये इस ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी से भी स्वतंत्र हुआ अंतिम रूप से। कब? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एडेन था, तो एडेन भी पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। ठीक है, एडेन पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। क्या था? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, लेकिन इसे भी वर्ष 1937 में अलग करके एक पृथक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया दोस्तों। इसके साथ ही बरार को मध्य प्रांत के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, और 1936 ईस्वी में क्या किया गया? आधिकारिक रूप से इसे सीपी एंड बरार, मध्य प्रांत और बरार प्रांत के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। ठीक है, जैसा कि बात करें हैदराबाद रियासत के बरार क्षेत्र को 1903 ईस्वी में जो है मध्य प्रांत के प्रशासन के साथ मिला दिया गया था। कब? 1903 में जो हैदराबाद रियासत का बरार क्षेत्र था, इसको 1903 में मध्य प्रांत के सेंट्रल प्रोविंस के प्रशासन के साथ मिला दिया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार भारत में संघीय न्यायालय की बात की गई, स्थापना की गई। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की थी। कब? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में जो है पहली बार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है 1862 में जो है कितना? 3 उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। तो इस क्रम को समझिए। तो भारत में पहली बार जो है एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? इसके प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर मॉरिस ग्वायर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस संघीय न्यायालय में जो मामले चलते थे, जो सुने जाते थे, और अगर कोई व्यक्ति उसके फैसलों से संतुष्ट नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है उसे न्याय नहीं मिला है, तो इसके लिए जो अंतिम अपीलीय अदालत थी वो कौन थी? प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ पे थी? प्रिवी काउंसिल लंदन में थी। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रिवी काउंसिल कहाँ पे थी? प्रिवी काउंसिल लंदन में थी दोस्तों। ठीक है, और यह संघीय अदालत के ऊपर की संस्था थी जिसमें अंतिम अपील किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण स्थापना की बात करें इस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्यों? मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए दोस्तों। ठीक है, मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए कब? 1935 ईस्वी में स्थापना किया गया था। किसका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का। इसे ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसके साथ ही जो ली कमीशन 1924 में गठन हुआ था, उसके बाद जो 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो अब क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा, 1935 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा संघ के लिए और प्रांत के लिए जो है अलग अलग लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, संघ के लिए और प्रांत के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान किया गया। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण पद
एक अटॉर्नी जनरल का पद और एक एडवोकेट जनरल का पद। अभी भी है ना, भारतीय संविधान में प्रावधान है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो संघीय स्तर पे काम करते हैं और एडवोकेट जनरल जो है ये जो है प्रांतीय स्तर पे काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल कहाँ पे? संघीय स्तर पे, और एडवोकेट जनरल जो थे ये कहाँ पे? प्रांतीय स्तर पे काम करते थे। तो इन दोनों पदों का सृजन जो है पहली बार 1919 ईस्वी के 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही अस्तित्व में आया था कि इसकी स्थापना की गई थी इन पदों की दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फेडरल रेलवे अथॉरिटी की। तो रेलवे के प्रशासन को भारतीय मंत्रियों के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। रेलवे के प्रशासन को भारतीय मंत्रियों के राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखने के लिए जो है फेडरल रेलवे अथॉरिटी का जो है गठन किया गया था, स्थापना किया गया था दोस्तों। इसे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अधिनियम की जो कुछ सीमाएं थी। इस अधिनियम के हमने प्रमुख प्रावधानों को जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में हमने जान लिया है। अब इसके सीमाओं के बारे में जान लेते हैं कि जो रियासतों के प्रतिनिधि थे वो जनता के द्वारा तो मनोनीत होते नहीं थे, चुने नहीं जाते थे, क्योंकि वो तो राजतंत्र के आधार पर चलता था। तो राजाओं के द्वारा ही रियासतों के प्रतिनिधि को जो है मनोनीत किया जाता था। ठीक है ना, जो परिषदें थी, जो विधायिका थी, उसके लिए जो रियासतों से संबंधित सीटों की जो व्यवस्था की गई थी दोनों ही सदन में, तो उसमें क्या किया गया था? व्यवस्था क्या थी कि राजाओं के द्वारा ही वो प्रतिनिधि चुने जाते थे, न कि रियासतों के जनता के द्वारा। तो यह क्या था? कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो यह इस अधिनियम की सीमा थी। उसके साथ ही जो संघीय बजट था उसका लगभग 80% भाग जो था उस पर मतदान नहीं हो सकता था। मतलब आप सवाल नहीं पूछ सकते थे, आप चाह के भी अगर मान लो कि गलत तरीके से बजट जो है वो गलत है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, और अगर भारतीय लोग जो हैं, जो भारतीय प्रतिनिधि हैं, अगर वो चाहते विधायिका के अंदर कि इस पर मतदान करें और इसको हम इस बिल को हरा दें, पराजित कर दें सदन के अंदर, तो नहीं हो सकता था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लगभग संघीय बजट का 80% भाग जो है वह नॉन वोटेबल था, मतलब उस पर मतदान नहीं हो सकता था दोस्तों। यह भी कहीं ना कहीं इस अधिनियम की सीमा थी। उसके बाद जो सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे अपने हाथ मजबूत करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा, वो क्या था? जो गवर्नर जनरल और उनके जो परिषद थे, जो गवर्नर थे विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में, तो उनके विशेष उत्तरदायित्व को जो है बना करके रखा गया था। ठीक है ना, और उसी विशेष उत्तरदायित्व के कारण जो है, विशेष अधिकार के कारण जो है वो अपने मन का करते थे। जो अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के हितों में जो बातें होती थी उसे वो अंजाम तक पहुंचाते थे दोस्तों। यह महत्वपूर्ण था। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सीमा की अगर हम बात करें तो वो क्या था कि संशोधन की शक्ति भारतीय विधायिका के पास नहीं थी। लोग चुने जाते थे भारत में, प्रतिनिधि होते थे भारत के, ठीक है, लेकिन जो संशोधन की शक्ति थी वह ब्रिटिश संसद के पास थी। यह महत्वपूर्ण बिंदु है इस अधिनियम का, इसे ध्यान रखेंगे। संशोधन की शक्ति किसके हाथ में था? संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथ में था। इसके साथ ही जो मताधिकार था, हालांकि उसमें विस्तार हुआ था मताधिकार में। जहां हम 1919 वाला एक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ क्या था, 2 से 3% लोगों के पास मताधिकार था। ठीक है ना, सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास मताधिकार था। महिलाओं को बहुत अधिक मताधिकार नहीं था। हालांकि प्रांतों में 1919 के अधिनियम के द्वारा ही ये छूट दी गई थी कि अगर प्रांत चाहें तो वह महिलाओं को मताधिकार दे सकते हैं। और ऐसा करने वाला पहला प्रांत भारत में कौन सा था? मद्रास। कौन सा? मद्रास ऐसा पहला प्रांत था जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 1935 ईस्वी का अधिनियम के समय जो है लगभग 3 करोड़ लोगों के पास जो है मताधिकार था। लगभग 3 करोड़ आबादी के पास में मताधिकार था, जो बहुत ही कम, लगभग 10 से 14% के बराबर था भारत की तत्कालीन कुल आबादी के। ठीक है ना, इसके साथ ही सांप्रदायिक विस्तार भी किया गया दोस्तों। सांप्रदायिक विस्तार कैसे? पृथक निर्वाचन को जो है दलितों और महिलाओं
के साथ ही मजदूरों तक भी विस्तार दे दिया गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 1909 से बढ़ रहा है, फिर 1919 में बढ़ा, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान थे। ठीक है, 1919 में, और आगे बढ़े 1919 में इसका विस्तार किया गया, इसमें एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया, यूरोपियनों को शामिल किया गया, सिखों को शामिल किया गया प्रमुख रूप से। ठीक है, और 1935 ईस्वी में क्या किया गया, 1935 ईस्वी में दलितों को शामिल कर दिया गया पृथक निर्वाचन में, महिलाओं को शामिल कर दिया गया, और मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया कि इनके भी प्रतिनिधि होंगे। ठीक है ना, तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बना के परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इस अधिनियम के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी दोस्तों, हम उसकी बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी कार से तुलना की थी कि जिसमें ब्रेक तो सब है लेकिन इंजन एक भी नहीं है। अब खाली गाड़ी में ब्रेके रहेगा, इंजन कामे नहीं करेगा तो गाड़ी चल पाएगी? बताइए आप, नहीं चल पाएगी ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी ही उपमा दी थी 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को, और उसे गुलामी का नया अधिकार पत्र कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी का अधिनियम को गुलामी का नया अधिकार पत्र नाम से संबोधित किया था दोस्तों, और इसकी तुलना एक ऐसे कार से की थी जिसमें ब्रेक तो सब है पर इंजन एक भी नहीं है। ठीक है ना। इसके साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूरी तरह से सरा हुआ और मौलिक रूप से बहुत ही खराब बताया और अस्वीकार्य बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह 1935 का अधिनियम जो है यह पूरी तरह सरा हुआ है, मौलिक रूप से खराब है और यह स्वीकार करने लायक नहीं है, यह अस्वीकार्य है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है आधुनिक नीति निर्देशक तत्वों का पूर्ववर्ती माना था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार जान लेते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं कि यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो इस 1935 के अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाला जो संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था, उसके चीफ कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों भारत के वायसराय रहे थे सबसे लंबे समय तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय सबसे लंबे समय तक इन्होंने वायसराय के रूप में भारत में कार्य किया था। ये एक ब्रिटिश राजनेता थे। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में ब्रिटिश के उपस्थिति का विरोध लोग कर रहे थे तो उनका दमन इसने बड़ी निर्ममता पूर्वक किया था दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1908 ईस्वी में इसे मार्क्विस की उपाधि इंग्लैंड में दी गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। कब? 1908 में। तो आपसे ये मार्क्विस उपाधि के बारे में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भारतीय राजनीतिक दलों को एकजुट करने से संबंधित अपील भी की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 80% बजट नियंत्रण की बात हमने कर ही ली कि भारतीय मंत्रियों के पास वास्तविक वित्तीय शक्तियों का अभाव था। वो मतदान लगभग 80% बजट पे मतदान ही नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही एडेन के पृथक्करण की बात हमने की है। 1937 ईस्वी में भारत के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र से जो है एडेन को बाहर कर दिया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात अभी हमने की है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है नीति निर्देशक तत्वों का डीपीएसपी का पूर्ववर्ती बताया था। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर जो है समाहित है। प्रिवी काउंसिल संघीय न्यायालय से ऊपर का न्यायालय था। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायिक संस्था था जो कहाँ पे था दोस्तों? लंदन में था। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। संशोधन शक्ति हमने कहा कि ब्रिटिश संसद के पास ही संशोधन की शक्ति थी। भारतीयों को किसी प्रकार के अधिनियम के अंदर संशोधन करने का उनके हाथ में अधिकार नहीं था। हमने अभी जो अथॉरिटी की, रेलवे अथॉरिटी की बात की, तो वो क्या था कि जो भारतीय मंत्री हैं
उनका नियंत्रण जो है रेलवे के ऊपर ना हो, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर रखना जो है इस अधिनियम का, इस अथॉरिटी का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों इस प्रकार हमने इस अधिनियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पे, जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं और जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। इस 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आज के सेशन से ही वो सवाल होंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर परीक्षा हॉल में सवाल आएंगे तो आप गर्दा करके सवाल को आएंगे, ठीक है, ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि मुझे पता है जितनी बातें मैंने आज के सेशन में की है उससे बाहर परीक्षा में सवाल नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर आप इसे बढ़िया से बिना स्किप किए हुए देखिए। हम जल्द ही फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित होते हैं। जय हिंद।